हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो हम देखते हैं कि विद्युत रसायन कहते किसे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कहते किसे हैं विद्युत रसायन। आखिरकार विद्युत रसायन को बनाया क्यों गया, केमिस्ट्री के शाखा में एक अलग क्यों बनाया गया, इसके अलग टॉपिक क्यों रखा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत रसायन का मतलब होता क्या है। तो वैद्युत रसायन का मतलब ये होता है कि कैसे हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और कैसे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो जिसमें हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम वैद्युत रसायन। लिख लेते हैं फटाफट, फिर चलते हैं अगले अगले टॉपिक में। तो विद्युत रसायन के बारे में देखते हैं हम। जैसे देख लीजिए, नाम ही छुपा हुआ है। विद्युत मतलब होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। और रसायन रसायन मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। तो हम देखते हैं कि जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तब उसकी शाखा को बोला जाता है वैद्युत रसायन। देख लिया फटाक से परिभाषा। चलिए, रसायन विज्ञान दो शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। उसे विद्युत रसायन कहते हैं। कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसमें हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के एक दूसरे के रूपांतरण के बारे में। कैसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, कैसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होगा, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा, तब हम अध्ययन करेंगे वैद्युत रसायन का। अब वो युक्ति कौन सी होगी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी? तो वो युक्ति कहलाती है सेल या बैटरी। वो युक्ति क्या होती है? वो युक्ति कहलाती है सेल या कहलाती है बैटरी। दोनों एक ही चीज है। सेल सिंगल होता है, जो बैटरी होती है वो बहुत सारे सेलों का संयोजन होती है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? तो हम बदलते हैं सेल के द्वारा या बदलते हैं बैटरी के द्वारा। अब यहाँ से देखते हैं कि केवल दो ही रूपांतरण हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो सेल भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। वो सेल कौन कौन से प्रकार के होंगे? पहला होगा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। पहला हो गया विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल। अब देखिए क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल और क्या होता है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत ऊर्जा बनता है रासायनिक ऊर्जा से, अर्थात रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है? इसमें होता है बदलता है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेल विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। क्लियर हो गया। अब हम दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में।
अब पढ़ेंगे हम विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल क्या होगा और उसकी बनावट कैसी होगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं विद्युत रासायनिक सेल, पेश कर देते हैं। चलिए तो हम लगाते हैं हेडिंग विद्युत रासायनिक सेल। हमारा हेडिंग रहेगा विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इंग्लिश बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए ये तुमको पता चली गया कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन। होगा किसमें, इसमें होगा बच्चा विद्युत ऊर्जा में। इसमें होगा विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसलिए इसको रासायनिक सेल भी बोलते हैं। इसको हम रासायनिक सेल भी बोलते हैं, रासायनिक सेल भी बोलते हैं। इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और इसको हम वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय या वोल्टिक सेल भी बोलते। मतलब इसका 3 नाम है। पहला रासायनिक ऊर्जा या विद्युत रासायनिक, पहले विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे या रासायनिक सेल बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल। इसका नाम होता है 3। अब इसका काम तो सेम ही है, केवल एक ही काम है। काम क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, सिलेबस में है, वो है डेनियल सेल। अब हम पढ़ते हैं डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल क्या होगा, डेनियल सेल क्या होगा। डेनियल सेल को पढ़ने से पहले इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक धातु का बना हुआ छड़ होता है या प्लेट होती है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो धातु का एक छड़ होता है या धातु की एक प्लेट होती है जिसको उसी के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तब वो विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाता है। अब वो विलयन के सापेक्ष 2 प्रकार से आवेशित हो सकता है। पहला होगा या ऋणावेशित हो सकता है या वो धनावेशित हो सकता है। तो विलयन के सापेक्ष वो धनावेशित ऋणावेशित हो सकता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड हो गए 2 प्रकार का, एक हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। दोनों मिलकर बैटरी का निर्माण करते हैं यानी सेल का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं डेनियल सेल में। अब डेनियल सेल क्या करता है, डेनियल सेल बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डेनियल सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखते हैं इसकी बनावट कैसी होती है, ये डेनियल सेल बनता कैसे। तो डेनियल सेल में अब ध्यान से बताए, सेल है तो इसमें भी इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड एक होगा कैथोड। इसमें भी होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो बना होता है जिंक धातु का, वो बना होता है जिंक धातु का, और जो कैथोड होता है वो बना होता है कॉपर धातु का। इसका बना होता है कॉपर धातु का। जिंक धातु को डुबोते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर को डुबोते हैं हम कॉपर सल्फेट के विलयन में। जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे वो आवेशित हो जाएगा, वैसे ही सेम प्रोसेस होगा कॉपर के साथ। जैसे ही कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे वो भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि कौन कैसा आवेशित होगा, कौन ऋणावेशित होगा और कौन धनावेशित होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो एनोड होता है जिंक का बना हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये बनाता है Zn डबल प्लस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो हो जाएगा ऋणावेशित। वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। तो जो जिंक होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, सॉरी जिंक नहीं, एनोड। जो एनोड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेम प्रोसेस से इधर जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपर डबल प्लस प्लस होगा तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन तभी होगा जब एक धनावेशित होगा एक ऋणावेशित होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इस पे होना चाहिए प्लस का चार्ज। अभी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस है तभी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब जो कैथोड होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनावेशित होता है। अब चलते हैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई बेसिक जानकारी टेंजेंशियल के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें, चलिए ले लीजिए स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बनाते हैं हम शेप। अब देखिए हम रखते हैं 2 पात्र, ये हो गया एक पात्र और ये हो गया हमारा दूसरा पात्र। अब एक पात्र में हम भरते हैं, एक पात्र में हम भरते हैं जिंक सल्फेट का विलयन। इसमें है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और जो हमारे पास दूसरा पात्र है, इस दूसरे पात्र में भरेंगे हम कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। एक में हो गया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक में हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के छड़ को डुबोएंगे, जिंक के प्लेट या छड़ को डुबो सकते हैं। वैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ या प्लेट को डुबोएंगे। ये हो गया जिंक का प्लेट, ये हो गया कॉपर का प्लेट। अब जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे आवेशित होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आवेशित होगा तो किस प्रकार का होगा वो चेक कर लेते हैं। तो जब ये आवेशित होगा यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है अब ये टूटेगा, Zn2 प्लस में SO4 2 माइनस में, Zn2 प्लस में SO4 2 माइनस में, Zn2 प्लस में SO4 2 माइनस में, भर भर के टूटेगा। जितने भी करोगे सारे के सारे टूट जाएंगे। तो विलयन में आयन की मात्रा बढ़ जाएगी, Zn2 प्लस की SO4 2 माइनस की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऊपर से देखिए जैसे ही इस प्लेट को डुबोए हैं अब ये भी क्या होगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने लगेगा। जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, टूटता जाएगा, गलता जाएगा। ये अपने अंदर से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को निकालते जाता है। ठीक है, इसको ऐसे दिखाएं ताकि समझ में आए कि छोटा हो रहा है और ये अपने अंदर से क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला है और Zn2 प्लस विलयन में मिल रहा है, Zn2 प्लस विलयन में मिलता जा रहा है, Zn2 प्लस विलयन में भर भर के मिलता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस विलयन में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ रही है और जिंक प्लेट का जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अब छोटा होता जा रहा है तो इसमें क्या मुक्त हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। मतलब ये कैसा होगा? ये होगा ऋणावेशित। ये कैसा होगा? ये होगा ऋणावेशित। क्लियर है इतनी बात? सेम प्रोसेस इधर ही होता है। अब इधर क्या होगा? इधर होगा जैसे ही कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे ये भी टूटेगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे टूटता जाएगा टूटता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। यहाँ पे कॉपर डबल प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, माइनस का चार्ज होता है तो वो जाएगा किधर? जिधर प्लस का चार्ज होगा उधर, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। मतलब जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? ये होगा धनावेशित। ये कैसा होगा? ये होगा धनावेशित। क्लियर है इतनी बात? जिंक का इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है। यहाँ पे जो कॉपर डबल प्लस है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये मोटा होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। जब मोटा होता जाएगा तो इसमें किसकी सांद्रता कम हो जाएगी? कॉपर डबल प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी और किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी? सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी।
अब देखिए इधर माइनस आयन की सांद्रता बढ़ गया, इधर प्लस आयन की सांद्रता बढ़ गया। इसके बारे में आगे डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक मिलके हो गया एनोड का, और ये हो गया कैथोड का। ये हो गया एनोड का प्रोसेस, ये हो गया कैथोड का प्रोसेस। ये दोनों मिलके बनाते हैं एक कंप्लीट सेल। लेकिन अभी ये फिलहाल हाफ हाफ है, अलग अलग है। ये कहलाएंगे अर्ध सेल। ये क्या कहलाएंगे? अभी अर्ध सेल कहलाएंगे। एक अर्ध सेल ये हो गया और एक अर्ध सेल ये हो गया, मतलब दोनों अर्ध सेल का निर्माण कर दिए। अब बाकी क्या रह गया? इन दोनों को जोड़ने का। जैसे ही जोड़ेंगे ये कंप्लीट सेल बना देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन अभी कैसे हुआ इन लोगों पे। एनोड पे कैसा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे कैसा रिएक्शन हुआ, रिएक्शन देख लेते हैं। फिर इसको जोड़ेंगे हम लवण सेतु से, ताकि कंप्लीट सेल बन जाए। अगर हम लिखना चाहे एनोड पे रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कैसा रिएक्शन हुआ, हम देखें कि जो जिंक है वो भी ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे ही इसको विलेन में डुबोए, अब ये जलीय विलेन में Zn डबल प्लस आयन बना रहा है और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का कर रहा है त्याग। अब ये जलीय विलेन में हो गया, एक्वस मीडियम में हो गया। वैसे इधर क्या हुआ? कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर सॉलिड बना दिया। कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमना लगा, वो धीरे धीरे मोटा हो गया और जिंक धीरे धीरे छोटा हो गया। क्लियर है? अभी ये है अर्ध सेल, फिर ये है अर्ध सेल। अर्ध सेल अर्ध सेल मिलके बनाया गया कंप्लीट सेल, पर दोनों को मिलाएंगे कैसे? अब दोनों को मिलाया जाता है लवण सेतु से। दोनों को जोड़ा कैसे जाता है? तो इन दोनों को जोड़ा जाता है लवण सेतु से। अब लवण सेतु क्या होता है? लवण सेतु होता है एक यू आकार की कांच की नली। क्या होता है? एक यू आकार की कांच की नली होता है, जिनके दोनों सिरे पर लगा होता है कॉटन, और इसके अंदर भरा होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड, और इसमें भरा होता है अगार अगार जल। अगार अगार जेल भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? अगार अगार जेल भरा होता है। अब इनका काम क्या है? इनका काम देख लेते हैं। अब इनका काम सिंपल सा है। अभी आपको बताए थे कि इधर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था? जिंक आयन की सांद्रता बढ़ रही थी, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ रही थी, जबकि सेल का निर्माण में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। विद्युत धारा के प्रवाह में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। इसमें आयन का क्या काम है? तो इसको उदासीन करने के लिए लवण सेतु से देखिए कौन आएगा? धनावेशित को उदासीन करने के लिए ऋणावेशित ही आएगा। या भी जो K है वो प्लस हो गया और Cl क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि पोटेशियम प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है। अब यहाँ से KCl टूटेगा तो ये जो Cl आया है, अब ये Cl किसकी ओर गति करेगा? ये Cl गति करेगा एनोड की तरफ। किसकी तरफ गति करेगा? एनोड की तरफ। यहाँ पे आके जिंक के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा जिंक क्लोराइड। यहाँ पे जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। ये हो गया Zn2 प्लस, यहाँ से आ गया 2Cl माइनस, और ये बनाएगा ZnCl2। ZnCl2। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा? बहुत सारे Cl माइनस आएंगे, जिंक डबल प्लस के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, ZnCl2 बनाएंगे, और ये उदासीन हो जाएंगे। मतलब इधर वाले तो उदासीन हो गए। अब रह गया इधर वाले। इधर वाले में क्या हुआ? जो कॉपर है वो तो यहाँ पे जम गया, बचा कौन? ये बचा सल्फेट। तब यहाँ पे माइनस के पास आएगा प्लस, तो ये पोटेशियम गति करेगा कैथोड की तरफ और सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके K प्लस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का निर्माण करेगा। अब इधर वाला भी उदासीन हो गया, इधर वाला भी उदासीन हो गया। अब इन दोनों को जोड़ भी दिए हम। अब ये जाके कंप्लीट हो गया हमारा एक पूर्ण सेल। इस प्रकार से डेनियल सेल का निर्माण होता है। अर्ध सेल होता है जिंक और अर्ध सेल होता है कॉपर का। दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं कंप्लीट सेल, जिसको जोड़ा जाता है लवण सेतु से। इसको बोलते हैं हम लवण सेतु। लवण सेतु ये क्या होता है? ये एक यू आकार की नली होती है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा होता है, और उसमें भरा होता है अगार अगार जल। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब फटाफट हम देख लेते हैं रिएक्शन। पूर्ण सेल का रिएक्शन कैसे होगा, अर्ध सेल का रिएक्शन कैसे होगा, और उसको हम फटाफट चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सेल का निरूपण कैसे किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं सेल का अभिक्रिया कैसे कंप्लीट सेल होगा।
अब यहाँ पे देखिए जो अर्ध सेल है ये किस रूप में होगा, सबसे पहले लिए थे जिंक, ये किस में परिवर्तित हो गया, Zn2+ में परिवर्तित हो गया इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, तो ये हो गया अर्ध सेल। वैसे इधर क्या था, इधर था कॉपर डबल प्लस CO2+, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा था Cu, मतलब ये हो गया एक अर्ध सेल, ये हो गया अर्ध सेल, ये हो गया अर्ध सेल। अब इन दोनों का रिएक्शन हम लिख देते हैं और एक पूरे सेल का रिएक्शन लिख देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन कैसा होता था, एनोड पर रिएक्शन क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाया, जिंक आयन बनाया। फिर वैसे ही कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे ये रिएक्शन हुआ कि कॉपर डबल प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा था। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दीजिए, देखिए अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल, इधर वाले इधर लिख देंगे, उधर वाले उधर लिख देंगे। ये क्या हो गया, जिंक प्लस Cu2+ एरोसाइन Zn2+, और ये हो गया Cu। ये जाके हो गया हमारा एक कंप्लीट सेल। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब फटाफट हम देख लेते हैं सेल का निरूपण, फिर उसके बाद अपनी क्लास को यहीं तक फिनिश करते हैं। अब देखते हैं हम सेल निरूपण कैसे करेंगे। अब करते हैं हम सेल निरूपण। सेल निरूपण, सेल निरूपण में दो लोग इस भाग लिए, पहला अर्ध सेल ये, दूसरा अर्ध सेल ये, दोनों को किससे जोड़े हैं, लवण सेतु से। फटाफट हम लिख लेते हैं इधर वाले अर्ध सेल को, इधर हम लिख लेते हैं जिंक जा रहा है जिंक डबल प्लस में, इधर कॉपर डबल प्लस जा रहा है कॉपर में। तो एक अर्ध सेल ये हो गया, दूसरा अर्ध सेल ये हो गया। दोनों को ऐड किससे किए हैं, दोनों को ऐड किए हम लवण सेतु से। इसको भी ऐड कर दो लवण सेतु से। लवण सेतु को दिखाते हैं इस तरह दो लाइन से, दो सीधी लाइन खींच देंगे तो वो कहलाएगा लवण सेतु। तो सेल का निरूपण हम ऐसे करते हैं। आई होप आपको इतनी आज की क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।